गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लास्ट टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए एनालाइजिंग। ये होता क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपके लिए एक बात बता दूं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए VNTRs, STRs, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स और शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। ये क्या होते हैं? ये हमने फिंगरप्रिंटिंग के टॉपिक में ये दे रखा है और इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड की है जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। क्योंकि VNTRs और STRs बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक चीज़ें हैं फिंगरप्रिंटिंग के अंदर जो यूटिलाइज होती हैं या फिंगरप्रिंटिंग के अंदर उस टूल्स का यूज़ किया जाता है, बेसिकली VNTRs और STRs का। ये स्पेशल टाइप के सीक्वेंस होते हैं जो रिपीटिव सीक्वेंस होते हैं, एक के बाद एक सीक्वेंस होते हैं और प्रत्येक डीएनए के अंदर ये स्पेसिफिक होते हैं। ये दूसरे डीएनए के साथ वो किसी भी तरीके से मैच नहीं करते, मतलब कि अलग अलग प्रकार के VNTRs प्रत्येक डीएनए में पाए जाते हैं। इसको हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, फिर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो इसके लिए दो वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। VNTRs, STRs एंड SNPs के बारे में वीडियो। तो उन दोनों वीडियो को देखने के बाद ही ये टॉपिक है वो समझ में आएगा। तो इस टॉपिक को समझने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको VNTRs और STRs के बारे में पूरी जानकारी है, या उसी का जो टॉपिक है वो मुझसे आगे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, तो उसको आप पढ़ के ही यहाँ आएँ। तो बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? ऐसे डीएनए के सीक्वेंस जो एक डीएनए के साथ दूसरे डीएनए के साथ मैचिंग करने के काम में आते हैं, और उसकी मैचिंग जो होती है वो VNTR और STRs के रूप में होती है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो यहाँ आपको एक डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर, पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर 123 के ऊपर ये डायग्राम दे रखा है और उसी डायग्राम को यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आपको A और B और क्राइम सीन और कुछ डीएनए के सैंपल का यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। तो ये है क्या वास्तव में? एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जाम्पल लिया गया है वो एग्जाम्पल लिया गया है एक क्राइम सीन पर होने वाले किसी क्राइम का, और वहाँ पे कुछ डीएनए के सैंपल लिए गए हैं, उस सैंपल्स का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है। मतलब कि किसी एक स्थान के ऊपर क्या हुआ, कोई क्राइम हुआ, किसी व्यक्ति को मार दिया गया और उस मारे गए व्यक्ति के ऊपर कुछ दूसरे व्यक्ति के डीएनए के या बॉडी पार्ट्स मिले। यही मान सकते हैं कि उसके ब्लड के कुछ रेसेस हो सकते हैं, कुछ नाखून से के अंदर उसके चमड़ी के टुकड़े फंसे हुए हो सकते हैं, या छीना चपटी के अंदर बालों के कुछ रेशे हैं वो उसके हाथों में हो सकते हैं। तो इसका मतलब जिस व्यक्ति को मारा गया है उस स्थान से किसी दूसरे व्यक्ति का एक डीएनए मिला है। इसका मतलब मारने वाले व्यक्ति का डीएनए उसके बॉडी पर कहीं ना कहीं मिल गया है, तो वो क्राइम सीन पर बनने वाले डीएनए का सैंपल माना जाता है। तो ये सैंपलिंग होती कैसे है, किस प्रकार डीएनए का सैंपल लिया जाता है, फिर उसको मैचिंग किस प्रकार से की जाती है, और मैचिंग करने के बाद में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दोषी कैसे ठहराया जाता है, ये फिंगरप्रिंटिंग के इस चैप्टर के अंदर आपका एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल लिया गया है। तो कैसे होता है, इसको किस प्रकार से करते हैं, तो ये समझते हैं पहले। तो यहाँ पर जो क्राइम सीन पर किसी व्यक्ति का जो डीएनए लिया गया है, उस डीएनए के अंदर क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 7 और क्रोमोसोम नंबर 16 ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। होमोलॉगस मीन्स क्रोमोसोम डिप्लॉयड कंडीशन में होता है, और डिप्लॉयड कंडीशन में होता है तो वहाँ पर क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। तो यहाँ पर पेयर्ड क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 7 और क्रोमोसोम नंबर 16। तो यहाँ पर उस क्रोमोसोम के हमने क्या निकाले, VNTRs की सैंपलिंग लिए, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो क्रोमोसोम नंबर 2 के ऊपर, एक क्रोमोसोम के ऊपर उसके होमोलॉगस क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम के ऊपर 10 उसके VNTRs मिले, दूसरे पर 9 मिले, 7 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर 8 और 6 मिले, और 16 नंबर क्रोमोसोम के ऊपर 5 और 2 हमें वहाँ पर VNTRs मिले। मतलब कि यहाँ पर 3 क्रोमोसोम की सैंपलिंग ली और उस सैंपलिंग के अंदर से VNTRs को निकाला गया। VNTRs कैसे निकलते हैं, सैंपलिंग कैसे होती है, हमें समझेंगे भी। फिर उन्होंने क्या किया, किसी लास्ट में पुलिस की जांच चलती गई और लास्ट में किन्हीं 2 व्यक्तियों के ऊपर शक ठहरा भी, इन 2 व्यक्तियों में से कोई एक जो वो क्राइम सीन पर गया होगा और उसने उस व्यक्ति को मारा होगा। तो एक व्यक्ति A और एक व्यक्ति B, उनके डीएनए को भी वहाँ से निकाला गया।
और उनके सैंपल लिए गए और उनके VNTRs जो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे उस क्राइम सीन वाले DNA से लिए गए, उन्हीं क्रोमोसोम को वहाँ पर 2, 7 और 16, क्रोमोसोम नंबर 2, 7 और 16 बुक के अंदर दे रखा है अलग से, 7, 2, 16 दे रखा है, तो हम इसको 7, 2, 16 लिख लेते हैं। 7, 2, तो यहाँ पर भी अपने इसको 7 और 2 नंबर क्रोमोसोम की सैम्पलिंग यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का वहाँ पे उसके DNA सैंपल लिए, उसके क्रोमोसोम नंबर 2, 7, 2 और 16 नंबर क्रोमोसोम का वहाँ से DNA सैंपलिंग का लिया गया और उसमें अंदर से VNTRs को निकाला गया। इस तरह से क्राइम जो सीन पे जो व्यक्ति का जो सस्पेक्ट्स था 20 व्यक्ति का हो सकता है, तो दूसरे व्यक्ति को पकड़ रखा था, उसका भी सैंपल लिया ताकि हमें किसी एक को दोषी ठहराना है। वहाँ पे एक ही व्यक्ति का DNA मिला था, तो इन दोनों में से किसका हो सकता है, तो शक के बेस पे हम 2 व्यक्तियों का DNA है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी उन्हीं क्रोमोसोम उसका DNA निकाला और उसके अंदर से क्रोमोसोम नंबर 7, 2 और 16 के VNTRs को वहाँ से निकाला गया। तो VNTRs को निकाला गया तो जब उनकी सैंपलिंग हुई तो आपस में जब मैचिंग हुई DNA की, तो वहाँ पर क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार मैचिंग होने के बाद में किस प्रकार किस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया, वो समझते हैं किस प्रकार से किया गया। तो ये प्रोसीजर है कि इस प्रोसीजर को कैसे अप्लाई किया जाता है, मतलब कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो ध्यान रखी जाती है और किन किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है, हम NCERT के बुक के रेफरेंस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, आइसोलेशन ऑफ DNA। हम सैंपल लेंगे, एक तो क्राइम सीन का सैंपल है और 2 सस्पेक्ट्स का है। तो इन तीनों का DNA हमने क्या आइसोलेट किया, मतलब कि उनके किसी भी ब्लड टिश्यू में से हमने क्या लिया, वहाँ से DNA को आइसोलेट कर लिया। DNA को आइसोलेट करने के बाद में हम क्या करते हैं, उसका हम क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन ऑफ DNA। डाइजेशन ऑफ DNA क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है। डाइजेशन ऑफ DNA का मतलब होता है उन DNA के टुकड़ों को या उन DNA के जो हमें DNA मिला उसके अलग अलग फ्रेगमेंट्स करना, उसके टुकड़े काटना, उनको अलग अलग साइड से काटना। साइड से काटने का मतलब ये है, मान लो एक हमारे पास ये DNA है, ये DNA है, DNA स्टैंड है। अब यहाँ पर एंजाइम काम करते हैं, एंडोन्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज एंजाइम की बात करें तो न्यूक्लिएज एंजाइम किसी भी न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, वो वहाँ पर उसको डिसॉल्व करने का काम करता है। न्यूक्लियस एंजाइम चाहे RNA हो DNA हो, तो उनको क्या करता है, वो डिसॉल्व करने का काम करता है। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, किसी भी साइड से क्या करेगा, वो DNA के फ्रेगमेंट्स को वहां से काट देगा। ये DNA के फ्रेगमेंट्स आ गए, फ्रेगमेंट्स 1, फ्रेगमेंट्स 2 और फ्रेगमेंट्स 3। अब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमारा काम नहीं करेगा क्योंकि हमें सिर्फ VNTR स्पेसिफिक क्या करने हैं, फ्रेगमेंट्स को ही काटना, क्योंकि DNA बहुत लंबा 3 बिलियन बेस पेयर्स होती हैं। हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा कि DNA के हम यदि पढ़ें उसको यदि लिखें तो 3300 किताबें लिख सकते हैं 1000 पेज की, और प्रत्येक 1000 पेज के ऊपर 1000 कैरेक्टर होंगे। तो इतने बड़े DNA में से हम कैसे पता लगेगा कि ये VNTRs के स्पेस हैं, या इतने बड़े DNA में से किस प्रकार हमें VNTRs वाले फ्रेगमेंट्स कैसे मिलेंगे, क्योंकि हम VNTRs की स्पेसिफिक करेक्टर पढ़ चुके हैं कि VNTRs जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल में डिफरेंस पाया जाता है और रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होगा वो उन फ्रेगमेंट्स को काट नहीं सकेगा। इसके लिए विशेष टाइप के एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम में लिए जाते हैं। उन एंजाइम को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, या इसको बोलते हैं RE। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो अलग अलग साइट्स को काटने के लिए प्रतिबंधित होते हैं, मतलब कि प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, मतलब कि DNA के फ्रेगमेंट्स को वहाँ से काटेगा जो हमारे लिए स्पेसिफिक होंगे, प्रतिबंधित होंगे। इनको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को। मतलब क्या करते हैं, ये आणविक कैंची है और प्रत्येक फ्रेगमेंट्स
जैसा हमें चाहिए। VNTRs को काटने के लिए अलग कैंची होती है, अलग एंजाइम होते हैं। STRs को काटने के लिए अलग कैंची होती है। SNPs को काटने के लिए अलग कैंची होती है। हम तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम अलग से पढ़ेंगे, रिकम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम का बहुत बड़े तरीके से काम में लिया जाता है। और बेसिकली क्या करते हैं, ये साइट स्पेसिफिक होते हैं। तो हमें VNTRs को पहचानना है तो हम इजीली इसको पहचान नहीं सकते। इसके लिए हमने एंजाइम है वो वैज्ञानिकों ने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर अनेक एंजाइम बनाए और उस एंजाइम जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम नाम दिया जाता है। और अलग अलग एंजाइम होते हैं तो अलग अलग नाम से माना जाता है, लेकिन उनको हम मोटे रूप से कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम है। तो VNTRs को काटने के लिए हमने क्या लिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम लिया, जो क्या करेगा, स्पेसिफिक VNTRs को काटना शुरू करेगा। उसको जहाँ भी VNTRs मिलेगा वहाँ कट लगा देगा, उन फ्रेगमेंट्स को वहाँ से अलग कर देगा। तो उसे बोलते हैं डाइजेशन ऑफ DNA। DNA को हमने क्या लिया, किसी सोल्यूशन में डाला, उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम डाल दिया। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम कौन सा डाला हमने, VNTRs को पहचानने वाला। तो पूरे DNA के ऊपर जहाँ जहाँ भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम VNTRs को पहचानेगा वहाँ से उसे काट देगा। तो उस सोल्यूशन के अंदर हमें DNA के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। DNA के फ्रेगमेंट्स जो होंगे वो अलग अलग लेंथ के होंगे। मैंने आपको बताया भी था VNTRs के अंदर कि VNTRs की लेंथ जो होती है वो स्पेसिफिकली अलग अलग टाइप की लेंथ होती है। कुछ लेंथ जो 10 से 60 बेस पेयर्स की होती है और उनकी संख्या जो होती है वो अलग अलग संख्या, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होती है। वो संख्या के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, एक DNA को दूसरे DNA से अलग कर सकते हैं। यदि माता और पिता के DNA पाए जाते हैं तो उसमें वो VNTRs होंगे, लेकिन संख्या के बेस पे हम पहचानते हैं। उनकी VNTRs की संख्या अलग अलग होगी संतान के अंदर, लेकिन VNTRs की जो लोकेशन है और VNTRs का जो सीक्वेंस है उसके बेस पे हम माता पिता को पहचानते हैं। तो यहाँ पर भी वही करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम क्या करता है, किसी स्पेसिफिक VNTRs को ये काटना शुरू कर देगा। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, बहुत सारे DNA के फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, बहुत सारे DNA के फ्रेगमेंट्स हैं वो अवेलेबल होंगे। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। होगा क्या, यहाँ पर फिर हम एक प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। पहले हमने डिफरेंट एंजाइमों के द्वारा सेल में से DNA को निकाला। DNA को निकालने के बाद में हम उस DNA के VNTRs को काटा। VNTRs को काटने के लिए स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम काम में लिया। जब वो फ्रेगमेंट्स कट गए तो उनको क्लासीफाई करना है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, अलग अलग लेंथ के अकॉर्डिंग। तो उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट। इसके लिए जो तरीका काम में लिया जाता है वो तरीका काम में लिया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। मतलब कि एग्रोज जेल मीडियम के अंदर हम क्या डालते हैं, उन फ्रेगमेंट्स को डाल देते हैं और वहाँ पे फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग लेंथ के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। बड़े लेंथ का फ्रेगमेंट्स छोटे लेंथ का उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ वाइज छोटे से बड़े क्रम में अपने आप अरेंज होते हैं। ये प्रोसीजर जो है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। इसका मैंने अलग से वीडियो डाला है, तो ये चैप्टर लंबा ना हो, इस टॉपिक को लंबाई कम हो, इसलिए मैंने उसको अलग छोटे एक ट्यूटोरियल वीडियो के रूप में डाला है। तो वहाँ से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का वो समझ सकते हो और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक समझने के बाद में आप इस टॉपिक को यहाँ कंटिन्यू कर सकते हो किस प्रकार से होता है। तो ये मान के चलता हूँ कि आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक अच्छी तरह से आती है। तो हम इससे आगे चलते हैं। तो टॉपिक शुरू होने से पहले आपको VNTR STRs का पता होना चाहिए, तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से वीडियो देखो। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये 3 वीडियोस देखने के बाद कहीं जाकर ये DNA फिंगरप्रिंटिंग है वो बिल्कुल आपके दिमाग में परफेक्ट तरीके से फिट हो जाएगा भी DNA फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है। इन 3 चीज़ों का पता होना आपको ज़रूरी है, VNTR STR और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बाकी टेक्निक है वो प्रोसीजरल हैं, वो प्रोसीजर के द्वारा अप्लाई होती हैं। अब होता क्या है, जैसे ही हमने DNA आइसोलेट कर लिया, DNA को डाइजेस्ट कर लिया और हमें क्या कर लिया, DNA के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद क्या होता है, हमारे पास ये, जैसे इसको अलग से डायग्राम बना लूँ मैं, थर्ड स्टेप हमारा था सेपरेशन ऑफ DNA, सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम काम में लिया
और यहाँ पे हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है वो काम में ली। तो यहाँ तक अपना हर चीज़ क्लियर होगी। अब होता क्या है, जैसे ही जिस एग्रोज जेल जिस पट्टी के ऊपर हमने डीएनए के फ्रेगमेंट दिए, तो ये मान के चलता हूँ कि हमारे पास हमने सैंपल ए का भी लिया, बी का भी लिया, और जो क्राइम सीन पे जो फ्रेगमेंट्स थे उसके सैंपल हमारे पास पहले से मौजूद है, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। पहले हमने क्या लिया, इसी तरीके से व्यक्ति ए का डीएनए निकाला, उसके फ्रेगमेंट्स लिए, व्यक्ति बी का डीएनए निकाला, उसके अलग अलग हमने क्या लिया, डीएनए का आइसोलेट कर लिया और उसको डाइजेस्ट कर लिया, और उसके डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो मिल गए। अब डीएनए के फ्रेगमेंट जो मिले वो लेंथ के अकॉर्डिंग मिलेंगे, तो ए के जो मिलेंगे वो इस प्रकार से हमें फ्रेगमेंट मिलेंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर ये ए के फ्रेगमेंट्स मिले, सॉरी ये ए के नहीं तो सैंपल के हो गए हमारे पास, ये फ्रेगमेंट्स मिले इस प्रकार से। ये उनकी VNTRs की लेंथ है, ये VNTRs की लेंथ कितने बेस पेयर्स के उसके अकॉर्डिंग वो फ्रेगमेंट्स मिले। इस तरह से बी के फ्रेगमेंट्स मिले हमारे पास, इस तरह से हमारे पास ये फ्रेगमेंट्स मिले। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं भी किस प्रकार से वो फ्रेगमेंट्स हैं वो मिले। यहाँ पर ये फ्रेगमेंट्स यहाँ नहीं बनाए हुए, इसको यहाँ बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो यहाँ होगा, ए है और बी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 6। तो यहाँ पर ये फ्रेगमेंट्स हैं वो मिले इस प्रकार से। अब होगा क्या, देखो अब होता क्या है, हमने डीएनए को सेपरेट भी कर लिया, उसको अलग अलग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा उनको हमने सेपरेट भी कर लिया। अब हम फोर्थ करते हैं ट्रांसफर ऑफ फ्रेगमेंट्स। ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, जो फ्रेगमेंट हमारे पास मिल गए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा, उन्हें हम क्या करेंगे, एक नाइट्रोसेलुलोज पेपर आता है, एक्सरे फिल्म की तरह का एक पेपर होता है, उस एक्सरे फिल्म की तरह होता है, एक्सरे फिल्म नहीं होती, एक्सरे फिल्म की तरह एक पट्टी होती है कागज़ की। उस कागज़ की पट्टी के ऊपर हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये कागज़ की पट्टी है एक्सरे फिल्म की, तो हम क्या करेंगे, इस नाइट्रोसेलुलोज पट्टी को इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक जिस सेपरेटर्स में लगाया था उसके ऊपर ऐसे रख देंगे, तो डीएनए के जो फ्रेगमेंट सेपरेट हो रहे थे वो फ्रेगमेंट जो होंगे वो उस पट्टी के इस सिरे पर चिपक जाएंगे, नाइट्रोसेलुलोज पट्टी के ऊपर। ये सैंपल ए लिया, इस तरह से हमने दूसरा कागज़ लेंगे, दूसरे कागज़ के ऊपर हम क्या करेंगे, इसी तरीके से इसको यहाँ चिपकाएंगे, तो हमारे पास बी सैंपल हो गए। तो हमारे पास सैंपल ए और सैंपल बी दो तरह के हमारे पास नाइट्रोसेलुलोज की पट्टियाँ आ गई। तो ये मान के चलते हैं कि हमारे पास दो नाइट्रोसेलुलोज की पट्टियाँ हैं वो इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो गई, डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो गए। हमने किसी व्यक्ति का डीएनए निकाला और उसके सेपरेशन के उसको VNTRs को काटा, और काट कर हमने उसको ट्रांसफ़र किस पे कर लिया, नाइट्रोसेलुलोज की पट्टी के ऊपर। फिर हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें फिफ्थ स्टेप दे रखा है ट्रांसफ़र ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन विद VNTRs प्रोब। वापस कौन आ गया, VNTRs हो गया, हाइब्रिडाइजेशन विद VNTRs प्रोब। ये क्या होता है, ये हमारा मुख्य काम है। यही काम यदि स्पेसिफिक हमारा बिल्कुल एक्यूरेट हो गया तो फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारी 100% सक्सेसफुल हो जाएगी, क्योंकि यही हमारा मेन क्लू है जिसके द्वारा हम इन डीएनए में से इसको क्राइम सीन पर पाए जाने वाले डीएनए के साथ मैच करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक VNTRs का प्रोब तैयार करते हैं। प्रोब क्या होता है, प्रोब ये होता है, मान लो इस क्रोमोजोम इसका प्रोब है, हम 3 प्रोब तैयार करेंगे। क्रोमोजोम नंबर 7 का प्रोब अलग से तैयार होगा, क्रोमोजोम नंबर 2 का अलग से प्रोब तैयार होगा, क्रोमोजोम नंबर 16 का अलग से प्रोब तैयार होगा। तो 3 प्रोब तैयार करेंगे, क्योंकि हमने 3 क्रोमोजोम की सैंपलिंग लिया, तो हम 3 क्रोमोजोम तैयार करेंगे। मान लो हमने क्रोमोजोम नंबर 7 क्राइम सीन पे जो मिला उसका हमने क्या लिया, ये डीएनए का सीक्वेंस है, हम इसके देख लेते हैं यहाँ पर। हमारे पास ये 5 3 एंड है,
3 5 एंड पे क्या होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होंगी। वो कौन सी होंगी, यहाँ थाइमीन, यहाँ एडेनिन, यहाँ थाइमीन, यहाँ थाइमीन, ये एडेनिन, एडेनिन, थाइमीन, एडेनिन, थाइमीन और थाइमीन। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, वो मान लो क्रोमोसोम नंबर 7 का है। तो इसका प्रोब तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कोई भी स्ट्रैंड है उसका एक डीएनए प्राइमर तैयार करेंगे, कोई भी स्ट्रैंड का। तो हमने क्या कर लिया, एक प्राइमर तैयार किया डीएनए स्ट्रैंड का, और उस प्राइमर को अंदर हमने बेस पेयर कर दी ये हमारे पास क्या हुआ, 5 3 का एक बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग एक हमने क्या लिया, एक डीएनए प्रोब तैयार किया, सिंगल स्ट्रैंड प्रोब। कौन सा तैयार किया, सिंगल स्ट्रैंड, मतलब कि डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए तैयार किया, और जो प्रोब बोलते हैं। अब क्या होगा, ये किसका है, पर्टिकुलर क्रोमोसोम VNTRs का एक प्रोब है। इसके ऊपर क्या कर देते हैं, फास्फोरस से रेडियो एक्टिव कर देते हैं। इसको किससे कर देंगे, रेडियो एक्टिवली, इसको फास्फोरस से रेडियो एक्टिव कर देंगे। हमने हर्शी और चेस के एक्सपेरिमेंट में देखा कभी किस प्रकार हमने रेडियो एक्टिव फास्फोरस का यूज़ करते हुए जेनेटिक मटेरियल का एविडेंस प्रूफ किया था, भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पर भी इसको क्या कर देंगे, रेडियो एक्टिवली प्रोब बनाएंगे, ताकि हम इसकी मूवमेंट को चेक कर सकें भी इसकी मूवमेंट कहाँ कहाँ हो रही है। तो 5th स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, हाइब्रिडाइजेशन विद VNTRs प्रोब। तो हम क्या करेंगे, क्राइम सीन वाले किसी जो डीएनए मिला उस डीएनए के, मैं एक का एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे 3 क्रोमोसोम लिए मैं, तो 3 अलग अलग प्रोब तैयार होंगे। ये प्रोब तैयार हुआ 7 नंबर क्रोमोसोम का। इसी तरह से इसकी भी बेस पेयरिंग सीक्वेंसिंग है वो पता कर लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हम तैयार कर लेंगे। डीएनए इसको बोलते हैं डीएनए प्राइमर, इसको क्या बोलते हैं, डीएनए प्राइमर बोलते हैं। तो प्राइमर क्या करेगा, ये अपने अकॉर्डिंग इसको क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। बेस पेयरिंग करने के लिए अब क्या होगा, हमारे पास नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिले थे उनको हम क्या कर देते हैं, हीट देकर या उसको उष्मा देकर उन्हें डीनेचर कर देते हैं। डीनेचर मीन्स डीएनए के डबल स्ट्रैंड को हम सिंगल स्ट्रैंड में बदल देते हैं। डीनेचर का मतलब ये होता है उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देना, वो होता है डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को टूटना। बाकी उसके फॉस्फोडाइएस्टर बैंड बने रहेंगे, जिसके कारण जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है वो टूटता नहीं है। लेकिन डीनेचर हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे कमजोर बॉन्ड होता है, तो थोड़ा सा हीट देंगे डीएनए को तो डीएनए डीनेचर हो जाएगा, तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं हीट देने के बाद में क्या हो जाएंगे, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल जाएंगे। या अपन ये कहें कि ये सभी डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए के रूप में बदल जाएंगे इस प्रकार से। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये, इसका मतलब ये अपने अकॉर्डिंग क्या ढूंढेगा, बेस पेयरिंग ढूंढेगा अपने अकॉर्डिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। लेकिन ये डीनेचर किया हुआ है तो आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को टेम्परेचर जो है वो जुड़ने नहीं देगा। अब क्या करेंगे, हमारे पास पहले से ही प्रोब तैयार किया हुआ है किसका, क्राइम सीन पर पाए जाने वाले डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। हमारे पास ए व्यक्ति और बी व्यक्ति का डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया वो, उसके ऊपर हमने डीनेचर कर दिया। और डीनेचर करने के बाद में उसको हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, जो भी प्रोब तैयार किया उस प्रोब को हम क्या करते हैं, इस पट्टी के ऊपर डाल देते हैं। किसको, प्रोब को, कौन से डीएनए प्राइमर जो हमने तैयार किया क्राइम सीन वाले डीएनए का। जैसे ही इसको पूरी नाइट्रोसेलुलोज की पट्टी पर डालेंगे, पहले से यहाँ पर डीनेचर्स डीएनए हैं, वो डीनेचर डीएनए है तो वहाँ पर अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अलग अलग किए हुए हैं। तो ये प्रोब के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ उसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिलेगा वहाँ पर क्या कर लेगा, उससे वो ज्वाइंट हो जाएगा और वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वापस बदल जाएगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वापस बदल जाएगा। बाकी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वो कहीं जुड़ने के लायक नहीं रहेंगे तो वो वहीं रहेंगे। तो इस तरह से ए वाले व्यक्ति के साथ भी इसको हमने क्या किया, इस पे प्रोब डाल दिया, और बी के साथ भी इसको प्रोब डाल दिया। इस तरह से क्रोमोसोम नंबर 2 का प्रोब तैयार करेंगे, वो भी इसके ऊपर डालना शुरू कर देंगे। क्रोमोसोम नंबर 16 का भी प्रोब डालेंगे, वो भी इसके ऊपर डालना शुरू कर देंगे। इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, वापस
एक पूरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर डीएनए के स्ट्रैंड जो हैं वो एक स्ट्रैंड उसका रेडियो एक्टिव है। इसका मतलब हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा कि जहाँ जहाँ ये रेडियो एक्टिव प्रोब क्राइम सीन वाला डीएनए का गया, जहाँ उसने मैचिंग की वहाँ उस व्यक्ति का जो डीएनए उससे मैच हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो लेंथ के अकॉर्डिंग जो डीएनए फ्रेगमेंट दे रखे थे, वहाँ पर देखने के बाद ये पता चलता है कि यहाँ पर ए व्यक्ति का डीएनए क्राइम सीन वाला डीएनए के साथ नहीं मिलता है, लेकिन बी व्यक्ति का डीएनए जो है वो प्रोब पूरी तरह से क्या हो जाता है, उसके साथ मैचिंग हो जाता है और वहाँ पर उसको हाइब्रिडाइज कर लेता है। इसको हम क्या करते हैं, ऑटोबायोग्राफी के द्वारा, मतलब कि ऑटोमेटिकली एक टेक्निक है, कंप्यूटराइज टेक्निक है, उसके द्वारा हम नाइट्रोसेलुलोज की पट्टी को हम डिटेक्ट करते हैं कि किस किस के ऊपर डीएनए मैच हुआ। तो मैचिंग डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमें दिखा देता है। अनमैच्ड जो होते हैं उसको हम नाइट्रोसेलुलोज की पट्टी को हम लिक्विड से धोएंगे तो जो मैच्ड हैं वो डीएनए फ्रेगमेंट्स वहाँ से अलग हो जाएंगे। तो नाइट्रोसेलुलोज की पट्टी के ऊपर केवल मैच्ड डीएनए के फ्रेगमेंट रहेंगे, जिससे किससे मैच किया, उसने डीएनए के क्राइम सीन वाले डीएनए के से मैच किया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए का एनालाइजिंग कर सकते हैं। फिंगरप्रिंटिंग नाम इसलिए दिया, जैसे हम अंगूठा लगाते हैं तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पर अंगूठा है जो यूनिक होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं मिलता। उस तरह से डीएनए भी क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति का यूनिक होता है, उसके अंदर आपस में उसकी मैचिंग बिल्कुल भी नहीं होती। तो इसको फिंगरप्रिंटिंग के साथ थोड़ा कन्फ्यूज़ किया गया, लेकिन वास्तव में इसको डीएनए एनालाइजिंग बोलते हैं या डीएनए मैचिंग बोलते हैं, कि डीएनए टेस्टिंग बोलते हैं कि एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे डीएनए के साथ किस प्रकार मैच होता है। इस प्रकार हम माता पिता के जो संतानें हैं उनको भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि कई बार केस चलता है कि इसकी संतान है, इसकी संतान है, तो उन संतानों का भी हम क्या कर सकते हैं, जायदाद का बंटवारा करते समय, तो वो भी इसी प्रकार से हम डीएनए की मैचिंग करके एक्चुअल जो फैक्ट है वो हम उससे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सब प्रोसीजर जो होते हैं वो डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग में अप्लाई किए जाते हैं, डीएनए किस प्रकार मैच किया जाता है। तो इस वीडियो को देखने से पहले VNTR, STR और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक वाली वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो तक आएँ। अगर ये टॉपिक समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, यदि कोई दिक्कत है तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।